तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। उसकी यहाँ पर जो हम लोगों ने बात करी थी उसकी यहाँ पे देखो रीडिंग भी कर रखी है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंपेटिटिव फर्म लिखा है शॉर्ट रन में जब एक या एक से ज़्यादा फर्म्स के इनपुट फिक्स्ड होते हैं। लॉन्ग रन में फर्म्स अपने स्केल्स ऑफ ऑपरेशंस भी चेंज कर सकती है। इंडस्ट्री में कुछ नई फर्में आ भी सकती हैं, कुछ फर्में क्विट यानी कि छोड़कर जा भी सकती हैं। मार्केट में एंट्री एग्जिट चलती रहती है फर्म्स की। वैसे फर्म्स एंटर तब करती हैं जब ये बिलीव करती हैं कि वे अर्न कर पाएंगी कुछ पॉजिटिव लॉन्ग रन प्रॉफिट, और एग्जिस्ट करती रहती हैं जब वे फेस करती हैं चाहे भले ही पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग रन लॉसेस। एग्जिट कर जाती हैं जब वे फेस करती हैं कि भाई अब कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला, अब तो लंबे समय में लॉस ही चलेगा, तो वे इंडस्ट्री छोड़कर चली जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं। फर्म्स इक्विलिब्रियम में तब होती हैं लॉन्ग रन में जब वे एडजस्ट कर चुकी हों अपना प्लांट लॉन्ग रन में इस तरह से कि अब वे मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व पर प्रोडक्शन कर रही हैं। और वहाँ देखा जाए तो कंडीशन यही तो होती है कि जो डिमांड कर्व डिफाइन करा है मार्केट प्राइस ने वो टेंजेंट होता है एटीसी से। जैसे हमने अभी यहाँ पे डायग्राम में भी देखा था, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है कि लॉन्ग रन में ये जो डिमांड कर्व है ना, जो P1 से वो कर रखा है, शो कर रखा है P1 से, तो लॉन्ग रन में डिमांड कर्व टेंजेंट होता है एटीसी से, जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर रहा है ये वाला। तो ये कंडीशन हो गई एक तरह से, और ये इसी बात को तो शो कर रहा है कि यहाँ पर जो आपका एवरेज रेवेन्यू है और जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो बराबर है। और हमें पता है कि जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर होता है तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं सब। तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्में काम करती रहती हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है और डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व एटीसी से टेंजेंट बना रहा होता है मार्केट प्राइस पर, और उस मार्केट प्राइस में नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि लॉन्ग रन में जब फर्म अर्न कर रही होती हैं केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स और वो एटीसी में जुड़ा होता है, क्योंकि यदि उन्होंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया था शुरुआत में शॉर्ट रन में, तब नई फर्में अट्रैक्ट हो गई थी इंडस्ट्री में, और ऐसा होने की वजह से प्राइस जो है वो फॉल डाउन हो गया था, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया था इंडिविजुअल डिमांड का उसमें सबके, और अपवर्ड शिफ्ट हो गया था कॉस्ट में, क्योंकि ऐसे केस में थोड़े प्राइस फैक्टर्स बढ़ जाते हैं इंडस्ट्री के एक्सपेंड होने पर। और ये चेंजेस तब तक चलते रहते हैं जब तक कि एटीसी डिमांड कर्व पर टेंजेंट ना हो जाए। फिर जब फर्में शॉर्ट रन में लॉसेस मेक करने लगी, ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा गिर गए थे, कॉस्ट उतनी गिर नहीं पाई। तो ऐसे केस में कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, प्राइस ज़्यादा गिर गए, तो नई फर्में compete नहीं कर पाई लॉन्ग रन में, तो वे इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में लीव करके चली गई। ऐसा होने पर प्राइस थोड़े थोड़े फिर से बढ़े, कॉस्ट थोड़ी फिर से गिरी जब इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ऐसा तब तक चलता रहा इंडस्ट्री में जब तक टोटल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट सब कवर न करने लगे, और ऐसा होने पर ही इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। जैसा हम फिगर 21 में भी देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे फर्म ने एडजस्ट किया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन में। शॉर्ट रन में फर्म ने हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व फेस किया, प्राइस था ओपी, फर्में कमा रही थी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और वे वर्क कर रही थी उस प्लांट से जिसकी कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 यानी कि एसएसी 1 से रिप्रेजेंट हो रही थी। यदि फर्म बिलीव करती हैं कि मार्केट प्राइस ओपी रहेगा तो उनके पास इंसेंटिव रहेगा नई कैपेसिटी बिल्ड करने का, और वे आगे बढ़ेंगी लॉन्ग रन में, जिसके कारण जो कॉस्ट कर्व है वो अब एलएसी हो जाएगा। एट द सेम टाइम नई फर्में भी तो एंटर होती रहेंगी इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट दिख रहा था तो वह अट्रैक्ट करेंगी नई फर्मों को।
जब क्वांटिटी सप्लाइड फिर एक्सीड होगी मार्केट में तो सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि नेट सप्लाई बढ़ रही है। प्राइसेस फॉल डाउन होंगे और प्राइसेस एक्चुअली OP1 से भी नीचे गिर जाएंगे असली में। तो फिर OP1 से नीचे गिरने पर लॉस होने लगेगा कुछ फर्मों को, वे छोड़ के जाने लगेंगी। फिर प्राइस थोड़ा सा बढ़कर OP1 के बराबर होगा इंडस्ट्री में, और उस पॉइंट पर आकर इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर ये जो OP1 प्राइस है, ये जो लाइन है प्राइस लाइन, यही डिमांड कर्व है, यानी कि यही एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टेंजेंट करके जा रही होगी। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पर लॉन्ग रन में सभी फर्में जो बची हुई हैं वे नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होंगी। अगले पेज पे तो जो कंडीशन होती है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फर्म की, वो ये होती है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर होनी चाहिए। तो LMC, LAC और PA तीनों बराबर होने चाहिए। लंबे समय में सारी फर्में प्लांट साइज एडजस्ट कर चुकी होती हैं और अब वे मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर रही होती हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के सारे रास्ते में अपना चुकी होती हैं जो उन्हें अपनाने होते हैं। इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो उस समय की है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो लंबे समय में आई, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट उस समय की और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो लंबे समय में बना, ये सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब बराबर है। तो इसीलिए जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई वो हुई SMC बराबर LMC बराबर SAC बराबर LAC बराबर P बराबर MR, अर्थात कि इस पॉइंट पर LAC मिनिमम है, जो इस बात को शो कर रही है कि हम मिनिमम कॉस्ट से ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो LAC का मिनिमा है और जो उस समय की SAC का मिनिमा है वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। दूसरे हाथ पर जो लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पर, और SMC कट करती है SAC को उसके मिनिमम पॉइंट पर। इसीलिए जो मिनिमम पॉइंट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, उसके अनुसार ये इक्वालिटी अचीव हो जाती है और हम कहते हैं कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, इन्होंने कहा लॉन्ग रन कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम किसी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का तब होता है जब तीन कंडीशंस होती हैं। सारी फर्में जो इंडस्ट्री में है वे इक्विलिब्रियम में आ चुकी हूँ, सब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कर चुकी हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर चुकी, पर कमा सब नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से ही नहीं है। किसी फर्म के पास इंसेंटिव नहीं है अलग से अपने आप को एक्सपेंड करने का या एग्जिट करने का इंडस्ट्री में से, क्योंकि सब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में काम कर रही हैं। और तीसरी बात, जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो इतना है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड बाय इंडस्ट्री है वो क्वांटिटी डिमांडेड के बराबर आ चुका, यानी कि वो ये है कि सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ चुका। इसीलिए यदि हमें कहना है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का कब होता है, तो जब ये तीन कंडीशन पूरी होती हैं। सारी फर्में इक्विलिब्रियम में हो, किसी फर्म के पास अलग से कोई इंसेंटिव ना हो एक्सपेंड या फिर एग्जिट करने का, और जो प्राइस है वो भी इक्विलिब्रियम में हो, डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से उसमें भी कोई मूवमेंट नज़र ना रहा हो, तो हम कहते हैं इंडस्ट्री आ गई लॉन्ग रन में। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि थ्री फोल्ड कंडीशंस क्या हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री की। उसके बाद फिर इसमें नीचे भी यही बात समझाई फिगर नंबर 22 में भी। फिगर नंबर 22 शोज़ कि लॉन्ग रन में जो रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, E1 पॉइंट पर वो सब बराबर हो जाती हैं। लॉन्ग रन में हर फर्म अटेन कर लेती है प्लांट का वो साइज़ और आउटपुट जिन पर कॉस्ट हो चुकी होती है मिनिमम, क्योंकि कॉस्ट घटाने के सारे रास्ते अपना चुकी होती हैं फर्में। क्योंकि E1 मिनिमम पॉइंट होता है LAC कर्व का, फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है इक्विलिब्रियम आउटपुट यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट पर। फर्म जो प्रोड्यूस कर रही होती है आउटपुट, उसे हम ऑप्टिमम फर्म के नाम से जानते हैं। ऑप्टिमम का मतलब कम से कम में बेहतर से बेहतर। लॉन्ग रन में सारी फर्में जो परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं वे ऑप्टिमम फर्म बन जाती हैं, क्योंकि वे ऑप्टिमम साइज़ पर आ चुकी होती हैं और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर रही होती हैं, इस तरह से कि उनका मार्जिनल कॉस्ट कवर हो रहा होता है।
तो यहाँ पर P इक्वल्स टू MC हो जाता है। Thus in long run under perfect competition मार्केट मैकेनिज्म लीड्स टू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वेस्टेज तो बर्दाश्त नहीं हो सकती ना लॉन्ग रन में, वहाँ तो वैसे ही कॉस्ट घटाने के लिए सब आतुर रहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि रिसोर्सेज का एलोकेशन भी कैसा होता है, ऑप्टिमल। ये जो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन हम कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, इससे कुछ बातें हमें नज़र आती हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे हम ये समझो कि लॉन्ग रन की जो कंडीशंस हैं या लॉन्ग रन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वे पढ़ने जा रहे हैं। ये बात हमें समझ में आ चुकी है कि लॉन्ग रन में कोई वेस्टेज तो होने से रही, इसीलिए जो जैसे कॉस्ट घट सकती थी घटा चुके, इसीलिए आउटपुट बन रहा होगा मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर। और वैसे भी हमें याद है कि जो LAC है उसके मिनिमम पॉइंट पर ही तो प्राइस लाइन टेंजेंट बना के जारी होती है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि आउटपुट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर बनता है लॉन्ग रन में। दूसरा, कंज्यूमर चुकाता है मिनिमम पॉसिबल प्राइस, और ये प्राइस मात्र इतना ही होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कवर होती है इसमें। हाँ, वो बात अलग है कि इस मार्जिनल कॉस्ट में जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्लूडेड होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर हो चुकी होती हैं, P इक्वल्स टू MC। यानी कि हर अगली यूनिट बनाने में आने वाली कॉस्ट और हर अगली यूनिट को बेच के आने वाला पैसा बराबर होगा, यानी कि MC इक्वल्स टू AR या कहो P इक्वल्स टू MC होगा। बात समझ में आई? क्योंकि P वैसे भी AR के बराबर होता है। ये बात समझ में आई? क्लियर है बात? यस सर। प्लांट फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं कर सकते। प्लांट का पूरी कैपेसिटी पे काम न करना भी तो रिसोर्स का वेस्टेज है, तो इसीलिए प्लांट फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है ताकि कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ही ना हो। यानी कि हर एडिशनल यूनिट बनाने वाली जो कॉस्ट आ रही है और जो एवरेज कॉस्ट है दोनों बराबर हो चुकी होती हैं, MC इक्वल्स टू AC। और फर्म कमा रही होती है केवल नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू। फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो चुका होता है। रेट ऑफ प्रॉफिट तो होता है नॉर्मल, पर वैसे प्रॉफिट हो चुका होता है मैक्सिमाइज। यानी कि पॉइंट कौन सा चल रहा होता है, MC इक्वल्स टू MR एंड MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो वाला। जो फर्में फालतू आई थी बाद में, जो compete नहीं कर पाई, वे जा चुकी होती हैं, जिन्हें टिकना था वो टिक चुकी होती हैं। इसीलिए ऑप्टिमल नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं। तो ABCDEF ये कुछ इफेक्ट कह लो या कंडीशंस कह लो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। दूसरे शब्दों में कहें तो लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट ये सब बराबर हो चुकी होती हैं, जो इस बात को शो कर रही होती है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑप्टिमम हो चुका है। वैसे एक लाइन जो याद रखनी है वो ये होती है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो अपने आप में एक मिथ है, क्योंकि जो एग्जैक्ट कंडीशंस ये बताते हैं परफेक्ट कंपटीशन अचीव करने के लिए वो प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है। तो इसीलिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम अपने आप में एक मिथ है। हाँ, वो बात अलग है कि परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं पर लेकिन नियर परफेक्ट कंपटीशन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिल जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन जो का तू थ्योरी के अनुसार होगा, ये तो एक मिथ है। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो एजम्पशंस हम लेकर चलते हैं वे ना तो कहीं पाए जाते हैं ना पाए जा सकते रियल मार्केट कंडीशंस में। तो पहली टाइप ऑफ मार्केट जो हमने पढ़ी वो थी परफेक्ट कंपटीशन, और जो दूसरी टाइप ऑफ मार्केट की पढ़ने जा रहे हैं वो है मोनोपोली। जब हम बात करते हैं वर्ड मोनोपोली की, तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, तो मोनोपोली का मतलब ही है अलोन टू सेल, जहाँ एक ही सेलर होता है। मोनोपोली वो सिचुएशन है जिसमें एक ही सेलर है प्रोडक्ट का और इस प्रोडक्ट के कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तभी तो मोनोपोली है। वैसे प्योर मोनोपोली तो कभी इन प्रैक्टिस पाई नहीं जा सकती, पर फिर भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट देखी जा सकती है।
जैसे ट्रेन यदि हम देखें तो इंडियन रेलवेज की चलती है और किसी कंपनी की ट्रेन नहीं चलती, तो हम कह सकते हैं कि रेलवेज की मोनोपोली है। मोनोपोली मार्केट के क्या फीचर्स होते हैं? तो यहाँ कुछ फीचर्स मोनोपोली मार्केट के समझाए गए हैं। यहाँ सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का। मोनोपोली मार्केट में केवल एक फर्म हो रही होती है जो प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रही होती है प्रोडक्ट्स को। ये अपने आप में ही इंडस्ट्री है, और यहाँ फर्म और इंडस्ट्री में मोनोपोलाइज्ड मार्केट में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ही फर्म है और वही अपने आप में इंडस्ट्री है। तो इसीलिए उसे इंडस्ट्री कह लो चाहे उसे ही फर्म कह लो, और कोई तो है ही नहीं। मोनोपोली को कैरेक्टराइज ही किया जाता है और कहा जाता है यहाँ कंपटीशन की एब्सेंस है। तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन मोनोपोली मार्केट में नज़र आती है। क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर होता है यहाँ, क्योंकि कोई ना कोई एंट्री बैरियर है कि बाकी फर्में आ नहीं पा रही किन्हीं कारणों से, और अकेली फर्म है जो आ रही है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं एंट्री के, तभी तो बाकी फर्में नहीं आ पा रही। अब वो बात अलग है कि जो एंट्री बैरियर है वो कभी कभी इकोनॉमिक, तो कभी कभी इंस्टीट्यूशनल, तो कभी लीगल, तो कभी किन्हीं आर्टिफिशियल कारणों से भी हो सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल कारण, मुझे बताओ ऐसा इंस्टीट्यूट कितने हैं भारत में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं? तो एक ही है, ICAI। Yes. तो इंस्टीट्यूशनल कारणों से देखा जाए तो CA बनाने वाले जो इंस्टीट्यूट है वो एक ही है। तो बैरियर्स टू एंट्री है, और कोई यूनिवर्सिटी तो CA की डिग्री दे ही नहीं सकती। तो मोनोपोली होगी एक तरह से CA इंस्टीट्यूट की CA बनाने के लिए। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मोनोपोली फर्म का फुल कंट्रोल होता है मार्केट सप्लाई पर प्रोडक्ट या सर्विस की। मोनोपोलिस्ट अपने आप में ही प्राइस मेकर है, वो प्राइस टेकर नहीं है, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं। प्राइस भी उसे खुद ही डिसाइड करना है। मोनोपोलिस्ट जनरली प्रोडक्ट को सेल करता है जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तभी उसे मोनोपोलिस्ट कहा। ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर। मोनोपोलिस्ट सिंगल सेलर है, प्राइस खुद डिसाइड करता है, गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसे केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट की है और अदर प्रोडक्ट की है वो बहुत कम या ज़ीरो के बराबर होती है, और जो प्राइस इलास्टिसिटी है मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट की वो लेस देन 1 होती है। इन्हीं कारणों से मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और स्टीप है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। समझाओ। सर यहाँ पे बहुत मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, इसकी वजह से जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 0 होती है या बहुत ज्यादा छोटी होती है। मतलब? और प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब दूसरे के प्राइस से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरी कमोडिटी के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो दूसरी कमोडिटी तो यहाँ है ही नहीं, तो इसीलिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ दिस गुड्स में तो होने का ही नहीं, क्योंकि दूसरा गुड्स यहाँ है ही नहीं। तो इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी तो हो गया 0। Yes. और प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 बोले तो? क्योंकि सर इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो ज्यादा प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड पे। बिल्कुल सही, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो यदि ये प्राइस बढ़ाता भी है तो कंज्यूमर कहीं और तो जा नहीं पाएगा। Yes, तो वो डिमांड घटा भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए यदि प्राइस बढ़े तो डिमांड बहुत ज़्यादा घटती हुई भी नजर नहीं आएगी, इसलिए EP लेस देन 1 होगा और डिमांड कर्व बहुत ज़्यादा स्टीपर होगा। वेरी गुड। मार्केट पावर, जो मोनोपोली फर्म है उसमें मार्केट पावर है, हाँ है ही। उसके अंदर एबिलिटी है, वो प्राइस चार्ज कर सकता है मार्जिनल कॉस्ट से बहुत ऊपर भी, और वो प्रॉफिट कमा सकता है पॉजिटिव। उसे ज़रूरत नहीं है कि वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट कमाए, वो तो चाहे जितने प्राइस चार्ज कर ले। हाँ, वो बात अलग है कि उसे याद रखना है कि ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो डिमांड तो उसकी भी घटेगी ही। वो बात अलग है कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। Yes, sir. लिखा है कि काफ़ी हद तक गुड्स कोई ना कोई एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट की तरह तो होते ही हैं, पर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कभी कभी गुड्स का ऐसा होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन में गैप क्रिएट कर देता है, तो इसीलिए मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। और कभी कभी तो एक सेलर इतना बढ़िया होता है कि बाकियों के मुकाबले
बाकियों के होने के बावजूद भी सब उसी के पास जाते हैं, तब भी वो बन जाता है मोनोपोलिस्ट। तो इसमें ये लाइन लिखिए देखो, इसीलिए यदि एक प्रोड्यूसर कंपटीशन को एक्सक्लूड कर देता है और सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है, तब भी बन जाता है वो सिंगल सेलर यानी कि मोनोपोलिस्ट। क्योंकि भले ही 4-5 और लोग हों, पर पता चला कि उनके पास तो न के बराबर कंज्यूमर जाते हैं, सारे कंज्यूमर सामान उसी पर्टिकुलर बंदे से लेते हैं, तो वो भी कहलाता है मोनोपोलिस्ट। बात आती है मोनोपोली अराइज क्यों होती है, वाई। तो जो फंडामेंटल कारण है मोनोपोली अराइज होने का, वो है बैरियर टू एंट्री, यानी कि बाकी फर्में आ ही नहीं पा रही मार्केट में। कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण जो बैरियर का है और कंटिन्यूएशन ऑफ मोनोपोली का है, वो यहाँ समझाया गया है कि कई कारणों से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। कभी कभी कुछ फर्में ऐसी होती हैं, उनका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाता है स्केर्स रिसोर्सेज के ऊपर, इनपुट या टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऐसे केस में वे बाकी फर्मों को उसका एक्सेस होने ही नहीं देती। तो भैया जब इनपुट केवल आपके पास ही आएगा, टेक्नोलॉजी केवल आपके पास ही है, आप दूसरे को वो दे ही नहीं रहे हो, तो ऐसे केस में आप बन जाते हो मोनोपोलिस्ट, बाकी लोग आ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा कारण, कभी कभी डेवलप करके या एक्वायर करके कंट्रोल किसी यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि बहुत डिफिकल्ट है या कॉस्टली है दूसरों के लिए कॉपी करना, तब भी हम बन जाते हैं मोनोपोलिस्ट। और कभी कभी गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव राइट्स दे देते हैं आपको कि ये काम केवल आप ही कर सकते हो और कोई कर ही नहीं सकता, तब भी आप बन जाते हो मोनोपोलिस्ट। कभी कभी एक व्यक्ति पेटेंट या कॉपीराइट जो गवर्नमेंट देती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इनोवेशन एनकरेज होती रहे, तो जिसने प्रोड्यूस करा, ऐसे केस में उसने अपने पास तक ही सीमित रखा और गवर्नमेंट ने जो पेटेंट राइट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, उनकी सहायता से उसे प्रोटेक्ट भी करा। तो ऐसे केस में वो किसी और को अधिकार ही नहीं देता प्रोड्यूस कॉपी करने का, तो भी वो बना रहता है मोनोपोलिस्ट। कभी कभी लोग बिजनेस के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं। हालांकि कुछ देशों में तो कार्टेल बनाना इलीगल है, तो कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। पता चला पूरे देश में 4 या 5 ही सेलर थे किसी प्रोडक्ट के, और उन्होंने ही अपना ग्रुप बना लिया। तो ऐसे केस में ग्रुप बना के उन्होंने एक जॉइंट वेंचर की तरह काम करना शुरू कर दिया पांचों ने, तो वो जो पांचों का जॉइंट वेंचर होगा वो बन जाएगा मोनोपोलिस्ट। हालांकि कंपटीशन लॉज के अनुसार बहुत सारे देशों में इस तरह से कार्टेल बनाकर काम करना इलीगल है। हमारे देश में भी कंपटीशन एक्ट की वजह से इस तरह के कार्टेल बनाना और कॉम्बिनेशन बनाकर काम करना, यदि उसमें टर्नओवर या असेट्स की वर्थ एक लेवल से ऊपर चली जाती है, तो हमारे देश में भी उसे इलीगल करार दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा सा सेटअप चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आनी होती है उस सेटअप को लगाने के लिए। जो पुरानी इंडस्ट्री है, कोई पुरानी थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा जोड़ चुकी, वो तो मार्केट में एंटर हो जाती है, लेकिन बिल्कुल नई फर्म के लिए तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट आ सकती है, या कभी कभी बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कोई पर्टिकुलर फर्म तो लंबे समय में डेवलप कर चुकी, ला चुकी 100 साल में। अब नई फर्म के लिए इतना सारा एक साथ कुछ कर लाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ डिस्करेज हो जाती है नई फर्म में मार्केट में एंटर होने के लिए, और पुरानी वाली ही चलती रहती है। ऐसे केस में भी मोनोपोली अराइज हो जाती है। कभी कभी नेचुरल मोनोपोली हो जाती है। नेचुरल मोनोपोली अराइज होती है जहां पर लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, सिंगल फर्म प्रोड्यूस कर रही हो इंडस्ट्री का सारा आउटपुट, क्योंकि इतना सारा आउटपुट बन रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट आई बहुत कम रही है। कोई नई फर्म आती है तो उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिल ही नहीं सकता, उसके लिए इतनी कम कॉस्ट आ ही नहीं सकती, तो ऐसे केस में वो महंगा बेचेगा तो उससे खरीदेगा कौन। तो ऐसे केस में कभी कभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा लेकर भी एक फर्म मोनोपोली बन रही होती है, क्योंकि किसी और के लिए तो उस पर्टिकुलर रीजन में प्रोड्यूस कर बेच पाना संभव नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं टेलीफोन सर्विस, नेचुरल गैस सप्लाई और इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ही करती रहती है इन कामों को।
प्राइवेट लोगों को एंट्री नहीं मिल पाती। हालांकि अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद खत्म हो गया है, पर अभी भी पढ़ाया जा रहा है। एनॉर्मस गुडविल एंजॉयड बाय फर्म, कभी कभी कोई फर्म इतनी ज़्यादा गुडविल एंजॉय कर रही होती है लंबे समय में ऑपरेट करने के कारण कि उसे कंपीट करने वाला कोई नया आ ही नहीं पाता। उसकी गुडविल इतनी अच्छी होती है तो भी गुडविल भी मोनोपोली का कारण बन सकती है। कभी कभी स्ट्रिंजेंट लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है जो नई फर्मों की एंट्री को डिस्करेज करती हैं। वे डायरेक्टली प्रोहिबिट तो नहीं करती, लेकिन नई फर्में आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है कि जो पुरानी फर्में हैं वो तो लंबे समय में समझ चुकी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को और धीरे 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 पूरी भी कर चुकी। नई फर्म के लिए एकदम आना, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाना संभव नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा हो जाता है कि वो मोनोपोली आ जाती है उसकी। तो पता चला एक या दो ही फर्में हैं पूरे देश में, पता चला। ऐसी फर्म जो यूज़ करती हैं एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस, कई बार में प्रीडेटरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने लगती हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग करने लगती हैं कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, तब भी वे इस रास्ते को अपनाकर मोनोपोली का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि इंडियन लॉज के हिसाब से ऐसा करना इलीगल है। जैसे कि कई प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है शिकारी मूल्य नीति। तो क्या करती है, जैसे एक फर्म है, बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, एनॉर्मस प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं उसके पास। तो जब भी कोई नई फर्म आकर इंडस्ट्री में कोई सामान बनाकर बेचना शुरू करती है उसकी कंपटीशन में, तो वो अपने प्राइस इतने ज़्यादा गिरा देती है कि किसी और के लिए उतने प्राइस पर काम करना संभव ही नहीं, कॉस्ट ही नहीं कवर होने की। इस तरह से वो प्राइस गिराकर उसका शिकार कर लेती है और जब वो फर्म खत्म हो जाती है तो दोबारा से अपने प्राइस बढ़ा देती है। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, इसे हम प्रीडेटरी प्राइसिंग कहती हैं। कुछ फर्में ऐसा भी करती हैं, हालांकि भारत में वो इलीगल है। तो ये कुछ 10 तरीके इन्होंने बताए जिसकी सहायता से कई बार मोनोपोली अचीव हो जाती है। रियल लाइफ में वैसे प्योर मोनोपोलीज कॉमन नहीं है, क्योंकि मोनोपोलीज या तो रेगुलेट या तो प्रोहिबिट की गई हैं भारत जैसे देश में। परंतु एक प्रोड्यूसर डोमिनेट कर लेता है कभी कभी सप्लाई गुड्स या सर्विसेज का, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि वो मोनोपोली है। जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ में हम देखते हैं कि सड़क पर यदि ट्रांसपोर्टेशन चलना है तो प्राइवेट गाड़ियों के अलावा आपको जो राज्य सरकार है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरह वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर मोनोपोली है, और मोनोपोली इसलिए भी यहाँ रहने देते हैं ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट उस फर्म को मिलता रहे और लोगों को भी जो सामान है और ये एसेंशियल गुड्स हैं सस्ते मिलते रहें। इसीलिए जैसे रेलवे को मोनोपोली में छोड़ा गया है ताकि वो ज़्यादा मात्रा में जो काम कर रही है वो सस्ता पड़े और लोगों को भी वो सर्विस फिर सस्ती ही मिलती रहे। परंतु ये मार्केट धीरे धीरे शायद डीरेगुलेट की जाए, कंपटीशन के लिए ओपन अप की जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे प्राइवेटाइजेशन तो आफ्टर ऑल हो ही रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, जैसे इंडिया में इंडियन रेलवेज़ की रेल ट्रांसपोर्टेशन में मोनोपोली है, ये गवर्नमेंट मोनोपोली है। इसी तरह से जैसे न्यूक्लियर प्रोडक्शन पर भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है और वहाँ पर मोनोपोली सुरक्षा कारणों से भी डाल दी गई है। फिर बात आती है मोनोपोलिस्ट के रेवेन्यू कर्व्स की। यदि हम मोनोपोलिस्ट के रेवेन्यू कर्व को डिस्कस करें तो यहाँ पे एक बात पे गौर करो, ये जो फिगर नंबर 23 है कि मोनोपोलिस्ट का जो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इस बात को शो कर रहा है कि जैसे जैसे मोनोपोलिस्ट भी प्राइस बढ़ाएगा डिमांड तो उसकी भी कम होगी, या फिर उल्टा भी, यदि मोनोपोलिस्ट प्राइस गिराएगा तो डिमांड तो उसकी भी बढ़ेगी। यस सर। हालांकि इन्होंने एक गलती कर रखी है इस डायग्राम में, ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये कभी एक्स एक्सिस को छू नहीं सकता, क्योंकि कभी भी एवरेज जीरो नहीं होता।
Yes. तो ए आर कैन नॉट टच एक्स एक्सिस, तो ये डायग्राम सही कर लो इसमें थोड़ा सा काट के। ए आर डिक्लाइन तो होता है पर एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, और ए आर पी के बराबर होता है। तो मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू कर्व्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन यदि ना हो तो एक मोनोपोलिस्ट फ्री होता है सेटअप करने के लिए प्राइस जो वो चाहे, और जनरली वो सेटअप करता है एक ऐसा प्राइस जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आए। क्योंकि मोनोपोलिस्ट फर्म के केस में हम ये मान के चलते हैं कि केवल ये ओनली एक प्रोड्यूसर है और कोई प्रोड्यूसर ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो इसका जो डिमांड कर्व है वो मार्केट डिमांड कर्व के आइडेंटिकल होगा, क्योंकि ये अकेला ही तो मार्केट या इंडस्ट्री है। जो मार्केट डिमांड कर्व है वो शो करता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो बायर बाय करेगा वो कितनी होगी हर पर्टिकुलर प्राइस पर, क्योंकि डिमांड कर्व कहते ही उसे हैं कि हर प्राइस पर क्वांटिटी कितनी है। साथ में इसका डिमांड कर्व शो करता है क्वांटिटी जो ये बेच पाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो उसने सेट किया। यदि हम ये मान के चलें कि मोनोपोलिस्ट सेट करता है एक सिंगल प्राइस और सप्लाई करता है सभी बायर्स को जो परचेज करना चाहते हैं गुड्स उस प्राइस पर, तो उसकी सहायता से हम कैलकुलेशन करके उसके AR और MR आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने एक कर्व बनाया अभी, यहाँ पर यदि हम इस कर्व को देखें तो इस बात को शो कर रहा है साफ साफ कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर क्या क्वांटिटी डिमांडेड होगी, क्योंकि AR कर्व एक्चुअली क्या होती है, प्राइस लाइन। तो ऐसे केस में AR इक्वल्स टू P होता ही है, जो इस बात को यहाँ पे शो कर रहा है कि देखो प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, मोनोपोलिस्ट भी प्राइस बढ़ाएगा तो देखो डिमांड तो उसकी भी कम होगी। तो लो प्राइस पर ज़्यादा डिमांड, हाई प्राइस पर कम डिमांड। तो मोनोपोलिस्ट को तो बस अब ये डिसाइड करना है कि प्राइस रखूं क्या, क्योंकि प्राइस घटाएगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी निकलती है, और प्राइस कम करेगा क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ाएगा तो क्वांटिटी घटेगी, तो एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी घटेगी। तो अब उसे अपनी इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्राइस फिक्स करना है जो उसकी टोटल रेवेन्यू में प्रॉफिट को करे मैक्सिमाइज। यहाँ पे भी लिखा है कि सपोज एक स्ट्रेट लाइन है फिगर 23 में जो कि मार्केट डिमांड कर्व है किसी ए प्रोडक्ट का। सपोज मेसर्स एक्स एंड कंपनी केवल ओनली प्रोड्यूसर है इस ए प्रोडक्ट की, तो सारा मार्केट डिमांड कर्व उन्हीं का होगा, यानी कि फर्म का डिमांड कर्व मार्केट का डिमांड कर्व एक ही होगा। यहाँ फर्म फेस करेगी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि ज़्यादा बेचना है तो सस्ता तो करना ही पड़ेगा। Yes. फिर उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया यहाँ पे टेबल नंबर 6 में। टेबल नंबर 6 में इन्होंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया और क्वांटिटी सोल्ड दिखाई 1 2 3 4 5 6 11 तक, और उन्होंने एक कैलकुलेशन करी कि हम 10 रुपये का बेचेंगे, फिर 9.5 का बेचेंगे, फिर 9 का बेचेंगे, फिर 8.5 का बेचेंगे। इस तरह से इन्होंने कैलकुलेशन करी कि यदि हम अपने प्राइस गिराते चले जाएं तो ऐसे केस में हमारी जो टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या रहेगी। तो इस शेड्यूल को देखकर हम एक जो है कुछ बातें ध्यान में समझ सकते हैं। इस शेड्यूल में हम देख रहे हैं कि जैसे क्वांटिटी सोल्ड 1 2 3 4 5 6 इधर बढ़ती जा रही है और प्राइस इधर घटता जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ती जा रही है, 9 फिर 18 फिर 25 फिर 32, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो घटती जा रही है, और इवन मार्जिनल रेवेन्यू तो एक पॉइंट पर जाकर 0 और फिर बाद में निगेटिव भी हो सकती है। कैलकुलेशंस ये बात शो करती हैं। इसकी सहायता से ये जो इन्होंने शेड्यूल शो किया है, इस शेड्यूल की सहायता से हम 3 रिलेशनशिप्स पर पहुंचते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट।
ये यहाँ पे हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR ऑफ मोनोपोली फर्म कैन बी एज फॉलोज। यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। 3 रिलेशनशिप्स मोनोपोली के केस में AR MR के बीच में आपको देखने को मिलती हैं। पहली के देखो AR भी गिरता हुआ है, MR भी गिरता हुआ है, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। दूसरी बात, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है ना, वो इस तरह से बनता है मोनोपोली में कि आपके एवरेज रेवेन्यू कर्व और जो वाई एक्सिस है उसके बीच के एरिया को बराबर काटता है। इट कट्स हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन वाई एक्सिस एंड AR इन 2 इक्वल पार्ट्स। और तीसरी बात, AR कैन नॉट बी 0 बट MR कैन बी 0 और इवन निगेटिव। AR तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है, और यदि प्राइस 0 हो गया तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसीलिए वो कभी उसे टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो 3 कंडीशन देखने को मिली इस डायग्राम से। AR MR दोनों नीचे की ओर गिरते हुए हैं, AR कभी 0 नहीं हो सकता, MR तो 0 और निगेटिव भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो MR है वो बिल्कुल बीच में होता है AR और वाई एक्सिस के, जो इस बात को शो करता है कि जो MR है वो AR और वाई एक्सिस के बीच के एरिया को हाफ वे कट करता है। तो ये 3 रिलेशनशिप हैं जो याद रखनी है। इस तरह के पार्ट में से क्या क्वेश्चन आता है, आपको 4 कंडीशंस लिख के दे देंगे और उनमें से पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, या फिर गलत सलत बना देंगे और एक ट्रू कंडीशन लिख देंगे और पूछेंगे चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसीलिए आपको ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी हम ट्रू या फॉल्स पहचान पाएंगे। ओके सर। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो मोनोपोली है वो 2 तरह की है। मोनोपोली आर ऑफ 2 टाइप मेनली। सिंपल मोनोपोली, जहाँ पर मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है यूनिफॉर्म प्राइस सभी बायर से, जैसे कि इंडियन रेलवे चार्ज करती है AC 3 टियर पैसेंजर से सेम प्राइस। और एक होती है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जहाँ पर मोनोपोलिस्ट अपनी मोनोपोली होने की वजह से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर लेता है डिफरेंट बायर से सेम गुड्स या सर्विस के, जैसे कि डायनामिक फेयर चार्ज बाय इंडियन रेलवे इन स्पेसिफाइड ट्रेन्स। जैसे कि तुमने कई बार देखा होगा एरोप्लेन में भी जब हम टिकट बुक करते हैं तो जो जल्दी करते हैं उन्हें सस्ता मिल जाता है, जो आखिरी टाइम में करते हैं उन्हें महंगा मिलता है। यस सर। तो मोनोपोलिस्ट अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरह से प्राइस चार्ज कर सकता है। यूनिफॉर्म प्राइस भी चार्ज कर सकता है और वो डिफरेंट प्राइस भी चार्ज कर सकता है सेम सर्विस के लिए। फिर बात आती है कि एक मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करता है, यानी कि मोनोपोली फर्म इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचती है। तो जो फर्म होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वाली फर्में तो प्राइस टेकर होती हैं, उन्हें तो प्राइस के बारे में सोचना ही कुछ नहीं, उन्हें तो केवल आउटपुट के बारे में सोचना होता है। पर ऐसा मोनोपोलिस्ट के साथ नहीं होता है। मोनोपोलिस्ट को डिटरमिन करना पड़ता है न केवल अपना आउटपुट बल्कि साथ में प्रोडक्ट का प्राइस भी डिटरमिन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके प्राइस से उसके आउटपुट पे फर्क पड़ता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो मोनोपोलिस्ट का डिसीजन बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस होता है। हालांकि जो कॉस्ट कंडीशंस हैं यानी कि AC एंड MC कर्व इन कॉम्पिटिटिव और मोनोपोली मार्केट वो तो सेम ही रहेंगी, रेवेन्यू कंडीशंस थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, क्योंकि मोनोपोलिस्ट भी फेस तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व करता है। उसे पता है यदि उसने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए तो सेल घट जाएगी उसकी, और दूसरे हाथ पर यदि वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है तो फिर तो उसे बेचारे को प्राइस कम रखने ही पड़ेंगे। तो यानी कि जद्दोजहद तो उसे भी करनी पड़ेगी ये डिसाइड करने में कि मैं प्राइस क्या रखूं, क्योंकि हाई प्राइस पर डिमांड घटेगी और लो प्राइस पर डिमांड बढ़ेगी। तो मोनोपोलिस्ट इसलिए ट्राई करना चाहता है कि वो ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंचे ऐसे प्राइस की वजह से जहां प्रॉफिट हो जाए मैक्सिमम। इसीलिए वो ट्राई करना चाहेगा और अटेन करना चाहेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि यहाँ फर्म और इंडस्ट्री एक ही हैं। तो इसीलिए उसे इक्विलिब्रियम सेटअप करना पड़ेगा खुद ही। अपनी इंडस्ट्री अपनी फर्म का उसे कोई प्राइस फिक्स करके नहीं दे देगा परफेक्ट कंपटीशन की तरह से।
तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यही बात कि कैसे मोनोपोलिस्ट डिसाइड करता है अपना आउटपुट और प्राइस शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। अब बात आती है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। तो देखा जाए तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस होती हैं वो तो सेम ही हैं हर जगह, MC इक्वल्स टू MR एंड MC कर्व मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। हाँ जी, तो बात आई कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है वो तो चाहे मार्केट कोई सी भी हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे मोनोपोली हो, वो तो सेम ही रहेंगी। MC इक्वल्स टू MR एंड MC कर्व मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, जो इस बात को शो करता है कि अलग अलग यूनिट को बनाते जाओ देखते जाओ, बनाते जाओ देखते जाओ, और यदि मार्जिनल कॉस्ट उस लेवल पर पहुंच गई जहां मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ गई तो उससे ज़्यादा बनाने में तो हर अगली यूनिट कॉस्ट में ज़्यादा एडिशन करेगी रेवेन्यू के मुकाबले, तो लॉस ही हो जाएगा, इसलिए उससे पहले ही रुक जाओ। यस सर। है कि नहीं? तो लॉजिक तो वही है, सेम टू सेम। तो इसीलिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कहा कि जो ट्विन कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की मोनोपोली मार्केट में वो सेम है, जो कि कंपेटिटिव इंडस्ट्री वाली होती हैं, और यहाँ फिगर नंबर 24 में इसे शो भी किया गया है। अच्छा जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तो खैर अभी नहीं करेंगे, पर पहले इस डायग्राम में कुछ बातें समझानी है और पूछनी है। तो चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसमें कुछ सवाल पूछते हैं। हम एक मोनोपोलिस्ट है उसका डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारी प्राइस लाइन होगी, ये हमारी क्वांटिटी लाइन होगी, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गई AR, और ये हो गई हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये हाफ वे होता है और निगेटिव भी हो जाता है। हमसे पूछा गया कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होंगी, तो हमने कहा भाई देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यदि क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखनी है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाओ। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना दिया और इसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ऐसे डिपिक्ट कर दिया। हमने कहा भाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी जहां मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट कर रहा है, तो इस जगह कट कर रहा है, तो ऐसे केस में ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सवाल उठता है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो MR इक्वल्स टू MC और MC कर्व मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो से पता चल गई। सवाल उठता है कि मार्जिनल कॉस्ट ने जहां कर्व करा वहां OQ क्वांटिटी हो गई, प्राइस कितना होगा? तो सवाल उठता है कि ये जो प्राइस है P0 प्राइस रखूं कि P1 प्राइस रखूं? P0। बस गलत जवाब। P0 नहीं रख सकते आप। एक बात पे गौर करो, यहाँ पे जहां इंटरसेक्शन हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, वहां पर जो क्वांटिटी है आपने क्वांटिटी एक्सेस पे लाइन ड्रॉप करके देखी ना, तो इस इंटरसेक्शन पर क्वांटिटी तो है जितनी हमने क्वांटिटी लाइन पे ड्रॉप करी, यानी कि एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉप करी। तो इस क्वांटिटी पर प्राइस कितना होगा, इस क्वांटिटी पर प्राइस कितना होगा, वो तो तब पता चलेगा जब मैं प्राइस लाइन पर मार्क करके देखूंगा। यस सर। बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। तो इसीलिए फर्म इक्विलिब्रियम में आ जाएगी जब MCMR को कट करेगा, बिलो से कट करेगा, उस पॉइंट पर जो प्राइस होगा और उस प्राइस पर जो क्वांटिटी होगी वही इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कहलाएगी। तो इसीलिए ये बात याद रखनी है कि ये लाइन यहाँ मत खींच देना, यहाँ लाइन खींचना गलत हो जाएगा प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि MR कर्व से प्राइस थोड़ी पता चलता है।
यस सर। वो तो AR कर्व से प्राइस पता चलता है, क्योंकि AR P के बराबर होता है। जो फिगर है वो शो कर रही है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट कर रहा है मार्जिनल कर्व को ई पॉइंट पर, यानी कि ई जो है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट है। ई पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो OQ है। जो ऑर्डिनेट EQ है, जब उसे एक्सटेंड करेंगे हम डिमांड कर्व पर, यानी कि AR कर्व पर, तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइस क्या है और पता चलेगा कि प्राइस है OP। इसीलिए डिटरमिन करने के लिए आउटपुट साइमल्टेनियसली हमें प्राइस भी डिटरमिन करना पड़ेगा जो मोनोपोलिस्ट चार्ज कर सकता है। अब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी और इस पर्टिकुलर प्राइस पर मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट में है कि लॉस में है शॉर्ट रन में, हमें एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को भी साथ में लाना पड़ेगा। तब जाकर हमें पता चलेगा कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट में है कि लॉस में है।